अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका होस्ट प्रोफेसर कामरान सिद्धपराचा एक बार फिर अपने इस चैनल पे बायोलॉजिकल साइंसेस पे आपके लिए एक टॉपिक लेके आए। ये टॉपिक है बेसिकली सेल साइकिल। इसमें हम माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी ठीक है, जो एमएससी ज़ूलॉजी का एक कह लें कि कोर्स है और बेसिक कोर्स में आता है, उसका भी फ़र्स्ट टॉपिक है ये। और फिर उसके अलावा जो इंटर की क्लासेस हैं, जो बीएससी की क्लासेस हैं, उनमें भी माइटोसिस और मियोसिस होती है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल से। व्हाट इज़ सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या होता है? द सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंज which involve the period of growth, replication of DNA and followed by cell division। यानी कि एक सेल के अंदर कई चेंजेस तरतीब के साथ आती हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल जो होता है अपने साइज़ में ग्रो करता है, फिर क्या करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, यानी कि डीएनए की कॉपी बनाता है। अब डीएनए की कॉपी जो उनसे उसकी कॉपी होने के बाद ही क्रोमोसोम्स की कॉपी होगी, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी। फिर लास्ट पे क्या होगा, सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवाइड हो जाएगा दो में, और फिर जो नया सेल बनेगा वो दोबारा से यही सीक्वेंस क्या करेगा, शुरू करेगा। तो इस तरह एक सेल पता नहीं कितनी दफ़ा डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मतलब बाज़ सेल लिमिटेड टाइम के लिए डिवाइड होते रहते हैं, बाज़ सेल मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं। इवन दो आपकी बॉडी जो उनसे है ना कंप्लीट 60 ट्रिलियन सेल्स पर जो मुश्तमिल है, वो भी एक सिंगल जायगोट से इसी तरह की डिवीजन के नतीजे में बनी है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कहाँ पर एक सिंगल जायगोट और कहाँ पर 60 ट्रिलियन सेल। तो इतनी ज़्यादा तादाद सेलों की बनाने के लिए वो जायगोट रिपीटेडली इस सेल साइकिल से गुजरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सेल साइकिल में दो बेसिक फेज़ होते हैं। नंबर वन इज़ इंटरफेज़ विच इज़ द पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन। ये ऐसा फेज़ है जिसमें कोई बज़ाहिर डिवीजन नहीं हो रही होती। फिर उसके बाद माइटोटिक फेज़ इज़ द पीरियड ऑफ डिवीजन। ये वो फेज़ है जिसमें डिवीजन हो रही होती है। तो लिहाजा सेल साइकिल के दो फेज़ हैं। एक जो है बेटा वो हमारे पास है नॉन डिवाइडिंग फेज़, और दूसरा जो फेज़ है वो है बेटा हमारे पास डिवाइडिंग फेज़। इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग एंड माइटोटिक फेज इज डिवाइडिंग फेज। नेक्स्ट देखिए, हम स्टार्ट करें इंटरफेज। द इंटरफेज इज अ पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंजक्टिव डिवीजन, यानी कि ऐसा पीरियड है जो दो डिवीजन के दरमियान आता है। अब देखें ना, उसका नाम भी यही शो कर रहा है, इंटर। इंटर के मीनिंग होते हैं बिटवीन टू, ठीक है, और फेज़ दो फेजेस के दरमियान। अब दो फेजेस से मुराद दो डिवीजन की बात हो रही है, उसके दरमियान वाला जो वक्फा है उसे इंटरफेस कहते हैं। पहले मिसलीडिंगली इस इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी कंसिडर करते थे, लेकिन जैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई तो हमें पता चला इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल एक्टिविटी। ये ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर एक सेल में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ यानी कि सिंथेसिस ऑफ मटेरियल, एंजाइम, स्पिंडल फाइबर, ये सब कुछ सबसे ज़्यादा अगर होती हैं तो इस इंटरफेस में होती हैं। ठीक है, इट कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू, इसे मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन G1 फेज़ में, गैप वन। नंबर टू S फेज़ में, सिंथेसिस फेज़। एंड नंबर थ्री G2 फेज़ में। ठीक है, G2 इज़ द गैप टू, ठीक है, दूसरा गैप। और फिर उसके बाद एम फेज़ आता है, यानी कि डिवाइडिंग फेज़ आ जाता है। लेकिन हम अभी बात करें किसकी, इंटरफेस की। अब बेटा ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एक सेल है, वो डिवाइड हुआ है दो सेलों में, और इस सेल ने दोबारा से अपना साइकिल क्या किया, स्टार्ट कर दिया है। पहले G1 फेज़ आया है, फिर S फेज़ आया है, फिर G2 फेज़ आया है, और ये सेल दोबारा से क्या हो गया, M फेज़ में आ गया, और फिर से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर ये साइकिल चलेगा और चलते 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 फिर ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज़ के। आप देख सकते हैं, ज़रा गौर करें। G1 फेज़ इज़ द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी का पीरियड है। और इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले होती है ग्रोथ इन सेल, सेल की साइज़ में इजाफा होता है। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, मखसूस किस्म के जो एंजाइम है उन्हें सिंथेसाइज्ड किया जाता है। एंड डीएनए बेस्ड यूनिट आर अकामुलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। और डीएनए जो बेस्ड यूनिट होती है वो डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या की जाती है, बनाई जाती है।
ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास एस फेज़। एस फेज़ में क्या होता है? द एस फेज़ इज़ द सिंथेसिस फेज़ ड्यूरिंग विच द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड। यानी कि नया डीएनए बनता है और जो नया डीएनए बनता है वो पुराने डीएनए के हूबहू कॉपी होता है। यानी कि अगर आपके एक सेल से 1000 नए सेल बन जाएं माइटोसिस के ज़रिए, तो उनमें जितने नए डीएनए बनेंगे वो पुराने डीएनए की क्या होंगे? आइडेंटिकल कॉपीज़ होंगे, रेप्लिकेशन से बनेंगे। और डीएनए बनाने की ज़रूरत क्या होती है? एक्चुअली डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स को डबल करना होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, दीज क्रोमोसोम्स हैव टू बी डबल्ड, क्योंकि जब डिवीजन होगी तो दो अलग अलग सेल बनेंगे और दोनों सेलों में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहनी चाहिए। तो उस तादाद को सेम रखने के लिए डिवीजन से पहले ये सिंथेसिस फेज आता है और क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर देता है। यानी कि वही क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर पर एक सिंगल जुड़ा होता है, साथ ही उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी जुड़ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को गौर से देखें। यहाँ पर इस सेल में दो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है, इधर देखें, इधर भी इस सेल में दो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है। लेकिन इधर देखें, इधर इस सेल में एक जो रेड वाला क्रोमोसोम है वो सिंगल नहीं रहा, उसके साथ उसकी कॉपी लग गई है। इसी तरह जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है वो भी सिंगल नहीं रहा, उसके साथ भी क्या लग गई? उसकी कॉपी लग गई है। इट मीन यहाँ पर ये कॉपी नहीं हुई थी, इधर आके इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बन गई है। तो ये कॉपीज़ क्यों बनी है? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट किए हैं, वो जो प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं वो सारे रेप्लिकेट कर गए हैं और नतीजे में एक क्रोमोसोम के पैरेलल उसकी दूसरी कॉपी बन गई है। और ये जब तक क्रोमोसोम आपस में इकट्ठे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, दे विल कंसीडर टू बी सेम क्रोमोसोम। इन्हें एक ही क्रोमोसोम समझा जाता है। और जो इसकी जो मतलब फ़र्ज़ करें ये एक क्रोमोसोम है, ये साथ उसकी कॉपी है, तो ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं और जुड़े हुए इकट्ठे हैं, इन्हें क्रोमेटिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड्स। यानी कि वो क्रोमोसोम जो हैं तो सेम एक दूसरे की कॉपी और जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमियर के साथ, उन्हें एक सिंगल क्रोमोसोम समझा जाता है जब तक कि वो सेपरेट ना हो जाए। ठीक है। और उन सिंगल क्रोमोसोम में एक एक्चुअल होता है और एक उसकी आइडेंटिकल कॉपी होती है। अब दोनों ही एक किस्म की एक दूसरे की कॉपीज़ होंगी तो इन दोनों को क्रोमेटिड कहा जाएगा। ठीक है। जब तक ये अलग नहीं होते, एक ही सेंट्रोमियर पे जुड़े रहेंगे, ये क्रोमेटिड होंगे और ये सिंगल क्रोमोसोम का पार्ट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखें, अगला फेज़ आता है बेटा G2 फेज़। अब आप देख सकते हैं G2 फेज़ में क्या होता है? इट इज़ अ प्रिपेयरिंग ऑफ सेल फॉर डिवीजन। इसमें सेल की तैयारी की जाती है कि वो डिवीजन कर सके। सबसे पहले एनर्जी स्टोर की जाती है फॉर द क्रोमोसोम मूवमेंट। फिर माइटोटिक स्पिंडल प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, आरएनए बनाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट बनाई जाती हैं फॉर स्पिंडल फाइबर सिंथेसिस। ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो तभी क्या होगी? G2 मतलब माइटोसिस हो सकेगी। यानी कि हम ये चाहते हैं कि जो एक सेल है वो जब डिवाइड हो रहा है दो सेलों में, तो उसके सारे कंटेंट इक्वली डिवाइड हो, जो ऑर्गेनली हैं वो डुप्लीकेट हो जाएं। ठीक है। और उसके लिए उसे जो डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी उसके अंदर स्टोर हो। और वो जो क्रोमोसोम्स को खींच के अलग करेंगे, अपार्ट करेंगे, उन्हें बनाने के लिए स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन भी बन जाए। तो इन शॉर्ट स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनली को डुप्लीकेट करने के लिए, ये सारे काम जो कि माइटोसिस में दो सेल को इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वल बनाते हैं, उसके लिए ये सारे काम G2 फेज़ में होते हैं। किस में होता है बेटा? G2 फेज़ में। उसके बाद M फेज़ स्टार्ट होता है। दैट M फेज़ कुड बी माइटोसिस। जैसे देखें ना, अब यहाँ पर मैंने कहा था कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए हैं और जब डुप्लीकेट हुए हैं तो M फेज़ के दौरान अब ये रेड वाले की दो कॉपी हैं, इधर देख सकते हैं आप, ये दो कॉपी हैं, उसमें से एक कॉपी एक सेल में चलेगी, दूसरी कॉपी दूसरे सेल में। इसी तरह ब्लू वाले की भी दो कॉपी हैं, एक कॉपी एक सेल में चलेगी और दूसरी कॉपी में। अब देखो ना, यहाँ पर ये पहले जब मैंने डिवीजन यहाँ से स्टार्ट की थी तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम दो थे, लेकिन जब डिवीजन कंप्लीट करके आए तो फिर भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या हैं? दो ही हैं और दोनों सेलों में दो दो हैं। इट मीन्स क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रही है। और उसके सेम रहने की वजह क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवीजन से पहले डुप्लीकेट हो गए थे। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इंश्योर द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये ऐसी डिवीजन है जिसमें एक सेल से जब डिवाइड होकर दो सेल बनते हैं तो हैरत की बात है दोनों सेलों में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि वो क्रोमोसोम डिवीजन से पहले ही डुप्लीकेट हो गए हैं एस फेज़ में। ठीक है बेटा। तो देखिए, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम है एज इन डॉटर सेल एज दैट इन पेरेंट सेल। डॉटर सेल में वही तादाद होगी जो पेरेंट सेल में होती है। नेक्स्ट जी,
In spite of slight difference, the major steps of mitosis are similar in plants as well as animal. प्लांट और एनिमल में माइटोसिस एक जैसी है, बस कुछ फ़र्क है। नंबर वन, पहला फ़र्क कि जी प्लांट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता, जबकि एनिमल में जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में होता है। तो प्लांट में सेंटर में क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल, लार्ज सा वैक्यूल होता है। वो लार्ज सा वैक्यूल पहले मूव करके साइड पर ले जाना पड़ता है या उसे ख़त्म करना पड़ता है, फिर न्यूक्लियस साइड से सेंटर में लाया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात, एनिमल में सेंट्रियोल्स होते हैं और ये सेंट्रियोल बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, जबकि प्लांट सेल में ऐसे कोई सेंट्रियोल नहीं होते और उनमें स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर बनते हैं। तो इस तरह के बेटा कुछ डिफरेंस है, लेकिन फिर भी बेसिकली जो सेल डिवीजन है प्लांट और एनिमल में वो एक जैसी है। ठीक है। देखिए ज़रा, माइटोसिस कंटिन्यू प्रोसेस, ये एक मुसलसल अमल है, बट कन्वेंशनली इट मे बी डिवाइड इनटू टू फेज़। इसे दो फेज़ में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। मतलब एक जो माइटोसिस का अमल है वो एक सिरे से स्टार्ट होता है और दूसरे सिरे पे एंड हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब बीच में हम उसकी डिवीजन बना लेते हैं, वो डिवीजन कोई फेज़ की बाउंड्री नहीं है, वो फेज़ आपस में लिंक्ड है। ऐसा समझे कि सेल जो है वो एक फ़ेज़ मुकम्मल करके दूसरे फेज़ में इंटर होने तक का वेट नहीं करता, उसके लिए तो एक कॉमन ही फेज़ है। जस्ट हम अपनी स्टडी की आसानी के लिए हम माइटोसिस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा होता है कैरियोकाइनेसिस। द कैरियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। ये जो वर्ड है ना कैरियन, दैट वर्ड है कैरियन, ये कैरियन इवॉल्व हुआ है किससे, न्यूक्लियस से। मतलब ये कैरियो किससे निकला है, कैरियन से। और कैरियन के मीनिंग क्या होते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, कैरियन के मीनिंग न्यूक्लियस है। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। ठीक है। तो इस नाम से पता चल रहा है दैट कैरियोकाइनेसिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन। ये क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन है, विच इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये लिखा हुआ है बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो डिवीजन है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस। नाउ साइटो टर्म बेसिकली तो सेल के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम साइटोप्लाज्म भी ले सकते हैं। तो हकीकत में जो साइटो है, साइटो इसका मतलब होता है सेल। ठीक है। और जो काइनेसिस है उसका मतलब आप जान चुके हैं, वो क्या होता है, डिवीजन। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एक सेल डिवाइड होता है तो पहले उसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं उसके बाद फिर वो सारे का सारा सेल डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसके बारे में साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, शेम्ब्रेन सब कुछ डिवाइड हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ होल सेल, यानी कि डिवीजन कंप्लीट होने का नाम है। ठीक है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और डिवीजन ऑफ होल सेल और द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की क्या है, कंप्लीशन होती है। नेक्स्ट देखिए जी, हमने कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट कर लिया। At the beginning of the process in animal cell, the partition of the centriole take place। ठीक है। जो सेंट्रियोल है उसकी पार्टीशन होती है, जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रहे हैं। हकीकत में एक सेल में दो सेंट्रियोल होते हैं जो दोनों 90 के एंगल पे मौजूद होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम। ठीक है। लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस है या इंटरफेज है, ये सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। इंटरफेज के दौरान जब G2 फेज़ में दूसरी ऑर्गेनेली डुप्लीकेट कर रही होती हैं, तो उस दौरान सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट। अच्छा, मैं आपको बता दूं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या फ़र्क है। ठीक है बेटा, अगर आप ये एक छोटी सी स्ट्रक्चर पकड़ें, इसमें क्या है, एक ये सेंट्रियोल है, ठीक है, ये, और दूसरा ये सेंट्रियोल है। ठीक है। ये एक होगा तो सिंगल सेंट्रियोल कहलाएगा, और अगर ये दोनों इस तरह 90 के एंगल पे पेयर बना रहे होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। इनको बेटा हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम कहेंगे। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें एक नहीं बल्कि दो सेंट्रोसोम है, और ये सेंट्रोसोम इंटरफेज के दौरान क्या हो गए, डुप्लीकेट हो चुकी है। ठीक है बेटा, देखिए ज़रा, अब ये डुप्लीकेट तो हो गए हैं, लेकिन कैरियोकाइनेसिस में आप इसे गौर से देख सकते हैं, ये सेंट्रोसोम दरमियान से अपोजिट साइड पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और ऐसा ऐसा ये पूरे अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पर अपोजिट साइड से स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले क्या हो रहा है, पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल टेक प्लेस विच हैव डुप्लीकेट ड्यूरिंग द इंटरफेज।
वो सेंट्रियोल उनकी पार्टीशन हो गई जो कि डुप्लीकेट हो गए थे इंटरफेस के दौरान, बट प्रेजेंट इन द सेम सेंट्रोसोम, लेकिन ये एक ही सेंट्रोसोम में क्या थे, मौजूद थे। अर्ली माइटोसिस द टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल सेपरेटेड, कहता है माइटोसिस की शुरुआत में सेंट्रियोल के दो पेयर अलग हो जाते हैं। एक पेयर को बेटा सेंट्रोसोम कहा जाता है, दो पेयर होंगे तो दो सेंट्रोसोम होंगे, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। एंड माइग्रेट टू अपोजिट साइड पे जाएंगे ऑफ द न्यूक्लियस, ये देखें ना आप न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। एंड स्टैब्लिश द बाइपोलैरिटी, तो इस तरह सेल के दो पोल बन जाएंगे और सेल थोड़ा सा ना लंबूतरी शेप में आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, तीन सेट बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, मतलब जब वो कह लें कि सेंट्रोसोम्स होते हैं, जब ये अपोजिट पोल पे जा रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं बीच में ये पीछे धागे से बन रहे हैं, ये धागे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। तो कहता है कि तीन सेट बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। नंबर 1 एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 2 काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 3 पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स वो हैं जो कि रेडिएट होते हैं अराउंड and form ester around the two set of microtubule composed of spindle। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल को बनाते हैं, कहते हैं ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि निकल रहे होते हैं बाहर की तरफ, है ना, ऐसे रेडिएट कर रहे होते हैं, जिस तरह सितारे की रोशनी नहीं चमक के निकल रही होती, उस तरह ये भी निकल रहे होते हैं सेंट्रियोल के बाहर। तो इसी वजह से हम इन्हें एस्टर कहते हैं। एस्टर के मीनिंग क्या होते हैं, लिटिल स्टार के। अब ज़रा डायग्राम देखें, आपको इस डायग्राम में ये सेंट्रियोल है और इसके गिर्द ये माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे होंगे जो कि ऐसे बाहर की तरफ फैल रहे हैं, निकल रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन्हें क्या कहा जाएगा, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जो कि क्रोमोसोम पे जुड़ेंगे एट काइनेटोकोर, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाले जो नीचे वाले, ठीक है, स्पिंडल फाइबर हैं ग्रीन वाले, ये क्रोमोसोम की इस काइनेटोकोर के साथ क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब आप देख सकते हैं इसे, ये वाले इनकी बात कर रहा हूँ, ये वाले ग्रीन वाले फाइबर्स ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ये जो एक क्रोमोसोम है, अगर आप इस क्रोमोसोम को थोड़ा बड़ा करके देखें ना, तो इस क्रोमोसोम में यहाँ पर इसके सेंट्रोमियर की पॉइंट पर, किस पे, सेंट्रोमियर की पॉइंट पर, ठीक है, दो छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर प्रोटीन, इनको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। तो अब ये जो स्पिंडल फाइबर थे ये क्या हुए हैं, इन काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जुड़ गए। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, जो कि काइनेटोकोर के साथ जुड़ेंगे यानी कि क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे, उन्हें कहेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। जबकि दूसरी तरफ देखें आप, ये जो ब्राउन से कलर का ये वाला, ठीक है, स्पिंडल फाइबर है, ये एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से दूसरे के स्पिंडल फाइबर के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ये किसी क्रोमोसोम के साथ नहीं जुड़ रहे। तो इस तरह के जो स्पिंडल फाइबर हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, इन्हें क्या कहा जाएगा, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो बेटा फिर से दोहरा दूँ कि ये सेंट्रोसोम से ये जो धागे से निकल रहे हैं ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये जो ग्रीन कलर के फाइबर निकल रहे हैं जिनके साथ आगे क्रोमोसोम अटैच हो रहा है वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और वो वाले फाइबर जो आपस में जुड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, जो आपस में अटैच हो रहे हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हो रहे, दे आर नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, इन्हें नॉन काइनेटोकोर या पोलर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये देखिए लेबलिंग है, पोलर स्पिंडल फाइबर। अच्छा बेटा, उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोफेज। इसमें क्या होता है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट कंडेंस्ड, पहले क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा। क्रोमेटिन मटेरियल आपको पता है कि वो जो सेल होता है, उस सेल के अंदर ऐसे ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है जी, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो इस तरह दागों की सूरत में क्या है, मौजूद है, बिखरा हुआ, ठीक है, इसे कहा जाएगा क्रोमेटिन। ठीक है, हालांकि डुप्लीकेशन क्रोमेटिन स्टेज में होती है, बट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि क्रोमेटिन जो सी है वो धागा नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए जी क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे एज थिन एज 0.25 मीटर और 50 मिलीमीटर जो उनसे होगी उनकी लेंथ होगी क्रोमोसोम्स की एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज की शुरुआत में। फिर उसके बाद क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक, अल्टीमेटली ईच क्रोमोसोम इज़ विजिबल हैविंग टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। कहता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये तब ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आते हैं जब कि एक क्रोमोसोम
ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है और वो दोनों एक ही सेंट्रोमियर पे क्या होती हैं, अटैच होती हैं। टूवर्ड द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड पे क्या होता है कि जो क्या कहते हैं मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ख़त्म हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और जो न्यूक्लाई होती है वो भी क्या हो जाती है, डिसअपीयर, यानी कि न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो प्रोफेज में बेटा सिंपल सी बात है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बारीक फाइबर्स की सूरत में न्यूक्लियस में बिखरा हुआ होगा, उसे क्रोमेटिन कहेंगे। और प्रोफेज में वो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस एंड क्वाइल्ड होगा और किस में तब्दील हो जाएगा, क्रोमोसोम में। और फिर जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें एक सेंट्रोमियर के ऊपर हकीकत में 2 सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि ऐसे क्रोमेटिड जुड़े होते हैं जो एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं। उसके अलावा टूवर्ड द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज ख़त्म होने पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है बेटा वो टूट जाती है, न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज हो जाते हैं और न्यूक्लियाई क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। माइटोटिक अपरेटस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड साइटोप्लाज्म बिकम मोर फिस्कस, कहता है इसमें माइटोटिक अपरेटस को भी तरतीब दिया जाता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर बनते हैं और सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा विस्कस हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक होपफुली एक बात क्लियर होगी। अब ये डायग्राम देखें, इसमें आपको ये सेल नज़र आ रहा है, ये बाहर इसका न्यूक्लियस है, अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये धागों की सूरत में अरेंज है। ठीक है, अभी सेंट्रोसोम भी एक दूसरे के करीब है, अपोजिट मूव नहीं किए। नेक्स्ट डायग्राम देखें, उसमें देखें जो मतलब क्रोमेटिन मटेरियल था वो बाकायदा एक शक्ल में आ गया, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया है। इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को बेटा ये आप नीचे देख सकते हैं, लेबलिंग मौजूद है। इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। पहले हम इसे क्या कह रहे थे, क्रोमेटिन कह रहे थे, अब हम इसे क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्रोमेटिन में ये बिखरे हुए थे और क्रोमोसोम में ये बाकायदा तरतीब है में है। और आप देख सकते हैं जो इसके सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम है वो भी अपोजिट पोल पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ है कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये नज़र आ रही है आपको न्यूक्लियर इन्वेलप। नेक्स्ट डायग्राम में ये न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गई है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियोलस है, ये लेबलिंग हुई है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया, गायब हो गया। इन शॉर्ट न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गई, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, स्पिंडल फाइबर सेंट्रल पोजीशन से निकल गए, और जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल हैं, चूँकि अब इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप है ही नहीं, इन्हें छुपाने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, तो नतीजे में ये क्या होंगे, क्रोमोसोम्स बिकम मोर विजिबल, ये आपको ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद बेटा मेटाफेज, जो सेंट्रोसोम है उसके पास स्पेशल एरिया होता है जिसे आप काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, ये पीछे मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, एक मैंने क्रोमोसोम बनाया था, ठीक है, उसका सेंट्रोमियर बनाया था, उस सेंट्रोमियर के ऊपर स्पेशलाइज्ड एरिया था जिसे क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। मैं अच्छा, विद स्पेसिफिक बेस अरेंजमेंट, जिसके पास मखसूस बेस अरेंजमेंट होती है, स्पेशल प्रोटीन होती है जहाँ पर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आके क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। मतलब ये देखें बेटा, ये हमने एक क्रोमोसोम बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, क्रोमोसोम। ये उस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है। ठीक है जी, इस सेंट्रोमियर पे ये ग्रीन कलर की जो चीज़ अटैच कर रहा हूँ, होपफुली आपको समझ आ रही होगी, वो ग्रीन कलर की जो चीज़ है वो काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर बेटा, काइनेटोकोर एक बड़ी मखसूस किस्म की प्रोटीन है, ठीक है, जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है ना, तो काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर रीजन पे, यानी कि इस पे और क्रोमोसोम्स के, और ये अलाइन करते हैं डैम एट इक्वेटर, एक दरमियानी लाइन पर। ठीक है, ऑफ द स्पिंडल फार्मिंग इक्वेटर प्लेट, और ये फिर क्या बनाते हैं, इक्वेटर प्लेट बनाते हैं, यानी कि बिल्कुल दरमियान में एक प्लेट, यानी कि एक सेल को इमेजिन करें ना, वो सेल एक गोल सी या ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसमें सेल के दरमियान में इस तरह एक प्लेट बन जाए क्रोमोसोम्स की तरतीब के साथ कि दोनों हिस्सों के वो इक्वली डिवाइड कर दे। डिवाइड से मुराद काट नहीं देना, डिवाइड से मुराद इमेजिनरी, उसके बीच में दीवार बन गई है। ठीक है, उसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो ईच काइनेटोकोर गेट्स 2 फाइबर फाउंड फ्रॉम ईच पोल, और हर जो क्रोमोसोम या काइनेटोकोर होता है उसके साथ 2 फाइबर जुड़े होते हैं, एक फाइबर एक पोल से, दूसरा फाइबर दूसरे पोल से। जैसे मैं आपको ये डायग्राम दिखा सकता हूँ, इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्रोमोसोम है और ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, ये इधर से एक तरफ से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा जुड़ रहा है, और ये जो है ये सेल के बिल्कुल दरमियान में इस तरह तरतीब होकर एक प्लेट बना रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। ठीक है बेटा, देखिए ज़रा, मेटाफेज क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एनाफेज,
द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस। वाई आई कॉल्ड इट क्रिटिकल, क्योंकि इसमें बेटा किसी किस्म की अगर एरर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ गई तो मुराद मतलब क्रोमोसोम्स की जो डिवीजन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो सकती है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के नतीजे में नॉन डिस्जंक्शन होती है, और नॉन डिस्जंक्शन होने के नतीजे में कई जेनेटिक सिंड्रोम जो है वो सामने आती हैं। तो विच इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिड इन द डॉटर सेल्स, ये डॉटर सेल्स में क्रोमेटिड्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड द कैनेटोकोर फाइबर्स ऑफ स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल, कहता है जो कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो खींचते हैं, ठीक है। इसी टाइम में जो पोलर स्पिंडल फाइबर हैं वो इलांगेट होते हैं। एंड एग्जैक्ट फोर्स द सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रोमियर। आप देख सकते हैं ये डायग्राम, ये दूसरे वाली, इसमें बेटा ये वाले जो से स्पिंडल फाइबर है ना, ये वाले दीज आर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाले जो से ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, एंड दीज स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करके क्रोमेटिड्स को अपने अपने पोल पर लेके जा रहे हैं। और ये जो बीच वाले स्पिंडल फाइबर आपको नज़र आ रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, दीज आर पोलर स्पिंडल फाइबर या पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपस में जुड़े हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे बल्कि दोनों तरफ से धक्का लगा रहे हैं। धक्का लगाने से मुराद ये से दूर कर रहा है ऊपर की तरफ, ये से दूर कर रहा है नीचे की तरफ, ताकि पोल एक दूसरे से सेपरेट हों और क्रोमोसोम की ये जो सेपरेशन की बात हो रही है ये क्या हो, कंप्लीट हो जाए जल्दी से। इस सेपरेशन को बेटा कहते हैं एनाफेज। क्या कहते हैं, एनाफेज। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये ट्रैवल्ड कर लेते हैं ईच पोल अपने अपने पोल पर। पहले ये एक साथ जुड़े हुए थे तो हम इन्हें कहते थे सिस्टर क्रोमेटिड। अब चूँकि ये एक दूसरे से अलग हो गया, नाउ वी टर्म्ड देम एज क्रोमोसोम। अब ये सेपरेट क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके बाद टीलोफेज, रीचिंग ऑफ द क्रोमोसोम एट अपोजिट पोल टर्मिनेट द एनाफेज एंड स्टार्ट टीलोफेज। कहते हैं जब अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एनाफेज को ख़त्म कर देते हैं और टीलोफेज को स्टार्ट कर देते हैं। एंड क्रोमोसोम डीकंडेंस, क्रोमोसोम जो कि सिकुड़े होते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में आते हैं वो दोबारा खुल जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली डिसअपीयर एज क्रोमेटिन, और वो दोबारा किस में तब्दील हो जाते हैं, क्रोमेटिन में। मतलब पहले क्रोमेटिन, ये किस्म का प्रोफेज के उल्ट चल रहा है। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमेटिन कंडेंस और क्वाइल्ड और फोल्ड हुए थे टू फॉर्म क्रोमोसोम, और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है वो अनकंडेंस्ड अनक्वाइल्ड होंगे टू फॉर्म क्रोमेटिन अगेन, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी दैट बिकम डिसइंटीग्रेटेड, वो डिसअपीयर हो गई थी, टूट गई थी प्रोफेज में। जबकि टीलोफेज में क्या होगा, जो डिसऑर्गेनाइज न्यूक्लियर एनवेलप थी या न्यूक्लियस थे ये दोबारा से रीऑर्गेनाइज, दोबारा से तरतीब देंगे, और नतीजे में 2 न्यूक्लाई एट पोल ऑफ द सेल, सेल के 2 पोल है उन पर 2 न्यूक्लाई बनेंगे। तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ, टीलोफेज इज़ द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा है। जैसे प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमेटिन कंडेंस और क्वाइल्ड होकर क्रोमोसोम बने थे, इसी में जो क्रोमोसोम है टीलोफेज में वो अनकंडेंस और अनक्वाइल्ड होकर दोबारा क्रोमेटिन बन जाएंगे। उसमें न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ था, इसमें न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियोलस दोबारा से अपीयर हो जाएगा, ठीक है, और दोबारा से ये 2 न्यूक्लाई में क्या होगा, तब्दील हो जाएगा। डायग्राम चेक कर लें आप, ये मतलब यहाँ पर ये अपोजिट पोल पे चल गए, ठीक है, और ये अनकंडेंस और अनक्वाइल्ड हो रहे हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे ये मेम्ब्रेन के हैं, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन दोबारा से क्या होगी, बन जाएगी, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट स्टेज क्या है, ये कैरियोकाइनेसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें प्रोफेज था, उसमें मेटाफेज था, उसमें एनाफेज था, उसमें टीलोफेज था। प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम कंडेंस क्वाइल्ड हो रहे थे, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, न्यूक्लियर इनवेलप डिसऑर्गेनाइज हो रही थी, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो रहा था, और जो क्रोमोसोम्स हैं ये ज़्यादा विजिबल हो रहे थे, ज़्यादा कंडेंस और क्वाइल्ड हो रहे थे, और न्यूक्लियर इनवेलप होने की वजह से ये बाकायदा नज़र आ रहे थे। जबकि हमने मेटाफेज में क्या पढ़ा था कि जो कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो कैनेटोकोर जो सेंट्रोमियर की होती है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इन शॉर्ट एक क्रोमोसोम के साथ 2 कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से अटैच होते हैं और उन्हें दरमियान में अरेंज कर देते हैं, उसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, वो बनाते हैं। फिर एनाफेज था, उसमें जो कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो एलोंगेट कर रहे थे। नतीजे में क्या हो रहा था, जो क्रोमोसोम्स थे वो खिंच रहे थे टूवर्ड अपोजिट पोल, तो जिसके नतीजे में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर पे डिवाइड हो गए। उसके पहले 2 क्रोमेटिड थे, अब वो क्रोमेटिड सेपरेट हो गए और अपोजिट जगह पे जाना शुरू कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं वो क्रोमेटिड डुप्लीकेट कॉपी हैं, तो जब सेल डिवाइड होंगे कि तो एक कॉपी एक तरफ, दूसरी कॉपी दूसरी तरफ आ जाएगी, तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। फिर जी उसके बाद टीलोफेज प्रोफेज का रिवर्स है। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल,
एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस क्या होता है? ड्यूरिंग लेट टीलोफेज जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पुत्र ये वाले एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या करते हैं? दे सेंड सिग्नल टू द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल दरमियान यानी कि इस रीजन में क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं। और नतीजे में क्या होता है? वेयर एक्टिन एंड मायोसिन आर एक्टिवेटेड, ये एक्टिन और मायोसिन एक्टिवेट होते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ये एक सिकुड़ने वाला रिंग बनाते हैं, विच इज़ फॉलोड बाय क्लीवेज फ्रो, जो कि क्लीवेज फ्रो बनाता है, विच डीपन्स टूवर्ड द सेंटर, सेंटर पे ये गहरा होता रहता है, एंड डिवाइडिंग द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल, और नतीजे में एक पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखें, ये मैं ड्रॉ करने लगूँ, ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस आप देख सकते हैं ये सेपरेट हो गए, और यहाँ पर ये इनके जो सेंट्रोसोम है वो भी सेपरेट होकर पहुँच गए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पर सेंटर पे इस तरह एक रिंग बन जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। नेक्स्ट क्या होगा? अगले स्टेज पे ये जो रिंग है ये सिकुड़ के ऐसे रिंग जो है वो सिकुड़ के क्या होगा? ऐसे छोटा हो जाएगा इस तरह। ठीक है, रिंग क्या हो गया? छोटा हो गया, और जिसके नतीजे में सेल जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऐसे, मतलब सेल यहाँ से, ठीक है, सिकुड़ जाएगा क्योंकि उसके बीच वाला जो रिंग है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। सेल के बीच में आप देख सकते हैं दरमियान में से ये फ्रोज यानी कि दंसाओं से बन रहे हैं, यानी कि सेल दरमियान में से पिंच्ड हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा? ये सेल एक दूसरे के साथ ऐसे ना बिल्कुल पिंच हो जाएगा, ये न्यूक्लियस आ गए, ये न्यूक्लियस आ गए, और उसके अगली स्टेज पर जहाँ से पिंच्ड हुआ है वहाँ से ये दोनों सेल एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये सेपरेशन आ गई। तो ये जो कंप्लीट, मतलब हकीकत में डिवीजन तो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, हकीकत में जो डिवीजन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो इस वजह से डिवीजन कंप्लीट होने की वजह से इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। और ये जो साइटोकाइनेसिस हो रही है जो कि बायफॉर्मिक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन रही है, इस साइटोकाइनेसिस को हम क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। In plant, the cytokinesis in the place of contractile ring, a membrane structure, the phragmoplast is formed। कहता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की बजाय एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट, ये बनती है, और ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी अपरेटस से बनती है, इसके वेजिकल से, और वेजिकल गोल्जी अपरेटस से निकल के आते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज, और वो लाइन अप करते हैं अपने आप को सेंटर में, ताकि डिवाइडिंग सेल पे वेयर दे फ्यूज टू फॉर्म फ्रैग्मोप्लास्ट, यहाँ पर ये जो वेजिकल सेंटर पे आते हैं और क्या बनाते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट बनाते हैं। देखिए ज़रा नेक्स्ट, इसे मैं डायग्राम से क्लियर करता हूँ। मतलब ये आपके पास एक प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें ये दो अपोजिट पोल पे न्यूक्लियस भी बन चुके हैं। ये उस प्लांट सेल की बाहर क्या है? सेल वॉल। बेटा ये सेल वॉल जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है इसी की वजह से क्लीवेज नहीं हो सकता। इस प्लांट के पास आप देखें यहाँ पर ये गोल्जी अपरेटस हैं। अब गोल्जी अपरेटस क्या करेंगे? छोटे छोटे वेजिकल बनाएंगे, वो वेजिकल एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज हो जाएंगे सेल के बिल्कुल बीचों बीच। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ये वेजिकल आपस में फ्यूज़ होंगे। ठीक है, ये देखिए ये सेल में दोबारा बना रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेज उसकी ऐसे, ये न्यूक्लियस बना रहा हूँ, और ये अब मैं वेजिकल के फ्यूज से होने वाली एक प्लेट दिखा रहा हूँ। इसे कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। इसे क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। ये एक मेटाफेज प्लेट है।
अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो मटेरियल है, यानी कि ये जो मेटाफेस प्लेट है, इसके बाहर मेम्ब्रेन है। बाहर क्या है? मेम्ब्रेन। अंदर सेलुलोज भरा हुआ है। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएगी, और जो सेलुलोज है वो सेलुलोज के साथ क्या होगा? फ्यूज़ हो जाएगा। तो सिचुएशन बेटा ऐसी बनेगी, ये देखें, ये इस तरह ये दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। अब ये इनके बाहर सेल वॉल है, ये देखें, ये सेल वॉल भी एक दूसरे से क्या हो जाएगी? सेपरेट, और नतीजे में डिवीजन क्या हो जाएगी? कंप्लीट। दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। तो बेटा आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, हमने जो माइटोसिस है उसे कंप्लीट पढ़ लिया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ डिमांड हो या कोई टॉपिक समझ ना हो, वो भी आप कमेंट में मेंशन कर दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।